Good afternoon, sir. Okay, I hope Good all of you are good. afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. चलिए सर. तो क्या कर रहे थे सर? कुछ बताइए क्या कर रहे थे? सर हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था. Okay, and what we defined in that new chapter? What we did in that chapter? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया था सर. अच्छा, we have just defined the potential difference. ठीक है. तो देखो मैं Sir? एक बार फिर से हाँ जी बताइए. जी जी. सर मेरे जी, कुछ हाँ. डाउट्स थे पिछले क्लास Yes, में नहीं please हो go पाए ahead. थे. ठीक है. Please Yes, go ahead. sir. First ask your doubts. ओके सर, असाइनमेंट के एक्चुअली 2 क्वेश्चंस थे, मैं देखकर आपको बताती हूँ. हाँ, please read out that question for me. अगर किसी और के पास भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट फर्स्ट. Yes, sir. Sir, जी. question है, a semicircular wire is uniformly charged with linear charge density dependent on the angle theta from y direction as lambda is equals to lambda naught यूनिफॉर्मली sin चार्ज theta. के बाद क्या था? व्हाट वाज आफ्टर द यूनिफॉर्मली चार्ज? क्या a Uniformly charged semicircular with wire is linear with linear charge density. charge density dependent on angle theta Okay. from y direction as lambda is equals to lambda naught sin theta, where lambda naught is a constant. The electric field intensity at the center of the arc is. अच्छा. सर नीचे एक डायग्राम भी दे रखा है, वो मैं ठीक आपको है. बना के दिखा दूं? नो आई कैन अंडरस्टैंड द डायग्राम. नो इशू विद दैट. ये जो आपका वो है सेमी सर्कुलर वायर, दिस इज लाइक दिस. ये मान लीजिए ये सेमी सर्कुलर वायर है आपका और आपसे ये बोला जा रहा है कि ये वाई एक्सिस है और इस वाई जी एक्सिस से सर. किसी एंगल थीटा पर अगर आपको चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है तो दिस चार्ज डेंसिटी इज वेरिंग विद द थीटा. ठीक है. Yes sir. With the y direction and the lambda which is given to you is lambda is equal to lambda naught multiplied by sin theta. Am I correct? Yes sir. ठीक है. The electric field intensity at the center of the arc. इस आर्क के Yes sir. सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है. बस लैम्डा बस वेरी कर दिया यहाँ पर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर. दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज इन द क्वेश्चन. तो देखिए सर, सबसे पहली बात ये है कि हम जब भी ऐसा करते हैं तो वी ऑल नो कि व्हेनेवर वी हैव अ कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम वी हैव टू टेक द एलिमेंटल पोर्शन हमें लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट्री पोर्शन लेना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट दैट टू गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो अब देखो ऐसा काम करने के लिए बेटा हम थीटा एंगल पे जाके, ये आपको पता है ऐसा कुछ मैंने कराया? पहले मुझे ये बताओ, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कुछ कराया या नहीं? सेमी सर्कुलर वगैरह ऐसा कराया या नहीं? फॉरगेट अबाउट दिस. फर्स्ट टेल मी कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा करवाया था कुछ? क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि कॉन्टिन्यूअस बॉडी होती है तो उसमें पहले हम एलिमेंट कंसीडर करते हैं और उसके बाद फिर उसका फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं? ऐसा कुछ हैव वी talked anything Yes sir. regarding this continuous charge distribution? Yes sir. If we have, then see this. कि अगर हमने बात करी है तो मैं ये कह सकता हूँ सर कि if we have already talked about this, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस केस में हमें करना क्या है. तो इस केस में सबसे पहला काम तो ये है कि you have to take, सबसे पहला काम तो ये है कि you have to take the elementary portion of this way. ठीक है. सबसे पहला काम ये करना है. अब एलिमेंट्री पोर्शन लेना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है. ठीक है. तो चलिए सर करके देखते हैं. लेट अस डू दिस. तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये लैम्डा इज वेरीज विद थीटा तो किसी भी स्मॉल पोर्शन, अगर मान लो कि मैं डी थीटा वाला पोर्शन ले लूं सच दैट इसकी लेंथ डीएल है और रेडियस ऑफ दिस इज इक्वल टू आर, अगर मैं इसका रेडियस कुछ आर मान लेता हूं, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज इन दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस डी थीटा? तो देखो लैम्डा क्या होता है बेटा, तो लैम्डा होता है डी क्यू बाई डीएल. लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होती है डी क्यू बाई डीएल. ठीक है सर. लैम्डा इज डी क्यू बाई डीएल. तो अगर लैम्डा की वैल्यू डी क्यू बाई डीएल है तो उस केस में आपको अगर चार्ज लिखना है, चार्ज, तो हाउ वुड यू राइट? यू विल राइट सिंपली डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डीएल. पहला पॉइंट तो ये है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी स्मॉल पोर्शन के कारण जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, तो दैट वुड बी रिटन एज k मल्टीप्लाइड बाय dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हाँ ना बोलो आमना। मान लो ये Yes, डीएल sir. लेंथ की एलिमेंट है और इसमें जो चार्ज है बच्चे मेरे वो dq है। अच्छा ऐसा ही एलिमेंट अगर मैं इस तरफ भी कंसीडर कर लूं, इफ आई कंसीडर द सेम काइंड ऑफ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ दिस y एक्सिस आल्सो, ऐसा एलिमेंट, तो देखो ये बिकॉज इसमें चार्ज पॉजिटिव है, तो पहला पॉइंट तो ये कि सर बिकॉज द चार्ज इज पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस एलिमेंट वुड बी लाइक दिस एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस एलिमेंट विल बी लाइक दिस। ठीक है, और ये वाला इसका जो कंपोनेंट आप लोगे तो ये अगर कंपोनेंट आप देखो तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ऐड होगा। आमना, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि ये वाला कंपोनेंट ऐड होगा। दूसरी बात ये कि डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा याद करो बचपन की ज्योमेट्री, तो लेंथ ऑफ द आर्क कैन बी रिटन एज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा। बिकॉज Yes, sir. अगर कोई आप आर्क ले लें ना आर्क, तो वो जो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है दैट थीटा इज रिटन एज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो उसी तरह से मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? तो डीएल की वैल्यू कितनी No, हो गई sir. आर थीटा। तो चलो डीई की वैल्यू लिखते हैं हम। डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? डीई की वैल्यू अगर हम लिखें तो के So मल्टीप्लाइड बाय K, लैम्डा इनटू डीएल, yes, and sir. lambda into dl is nothing but lambda naught multiplied by sin theta multiplied by dl, dl would be written as equal to rd theta। Yes, ठीक है, sir. डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरा जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट इसका ऐड होगा, तो अगर देखो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो उसके ये वाला Yes, जो sir. एंगल है ना, ये वाला एंगल अगर आप ये वाला एंगल देखें तो दैट वुड बी इक्वल टू थीटा। तो इसका कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, तो दैट वुड बी डी cos थीटा व्हिच विल बी एडेड। ठीक है बेटा, तो डी Yes, इज sir. इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा नॉट, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। ठीक है, ये बनेगा। ये अगर मैं यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट लूं, कुछ हजम हो रहा है हम ना, यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट लूं और यहाँ से Yes, यहाँ sir. तक जाऊं, तो यहाँ पर अगर इफ आई टेक द फर्स्ट एलिमेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर लूंगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0, यहाँ तक जाऊंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/2। तो ये हो गया Yes, sir. 0 से पाई/2। बट अगर 0 से पाई/2 जा रहे हैं तो यू हैव कवर्ड ओनली हाफ ऑफ द रिंग, अदर हाफ तो बच गया Yes, ना। sir. ठीक है, तो इसको 2 से Mm. मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिकॉज जैसा राइट हाफ है वैसा ही लेफ्ट हाफ है, तो दिस होल टर्म शुड बी मल्टीप्लाइड विद 2। इसको आप किससे Okay, मल्टीप्लाई कर sir. दीजिए, इनटू 2 कर दीजिए, बिकॉज जैसा आपका राइट हाफ है वैसा ही वैसे आपका left half है. लेफ्ट हाफ। Left half. क्लियर? तो डी Yes, इज sir. इक्वल टू कितना हो गया, तो ये डी नहीं बल्कि ई की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करना है बेसिकली। अब इसको इंटीग्रेट करने में क्या करना पड़ेगा वो देखिए, के लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय आर, ये 2 एज इट इज, तो 2 के लैम्डा नॉट इस साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा को आपको इंटीग्रेट करना है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है बेटा। Okay, sir. ठीक है, अब यहाँ पर अगर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से जो डिवाइड कर रहे हैं ये वाला 2 बाहर कर लीजिए, ये 2 के लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 2r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 2 से साइन थीटा कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डी Yes, थीटा। sir. ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 0 Yes, से sir. पाई/2। ठीक है, यहाँ तक अगर नोट कर लिया तो मुझे बताइए, बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो आई नीड सम स्पेस फॉर सॉल्विंग इट। Done, sir. ठीक है, अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा के लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय आर, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2 थीटा, और कांस्टेंट जो है ना इसमें वो नीचे आ जाएगा 0 से पाई/2। इस 2 को बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा के लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 2r, हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2 इंटू एंगल पाई/2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू के लैम्डा नॉट, ये 2r माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1, तो -1 प्लस ऑफ 1, बिकॉज cos 0 इज 1 और माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो ये फिर से ये कट गया, तो क्या बचा, E इज इक्वल टू ये कितना हो गया, के लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 2r मल्टीप्लाइड बाय 2, 2r मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया,
तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या, k को आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, तो ये जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी इक्वल टू लैम्डा नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और अगर आप नेट फील्ड की डायरेक्शन आप देखिए, तो नेट फील्ड की जो डायरेक्शन आई है वो यहाँ आई है ऐसे, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस j है। दिस इज योर आंसर आमना। Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम। एनी अदर डाउट? Yes, sir. One more question. आस्क So आस्क the योर नेक्स्ट question क्वेश्चन। is, a thin non-conducting ring of radius r has a linear charge density. So मुझे लगता है अब ये मैं कर लूंगी. अच्छा Yeah, ठीक sir. है, नहीं, पर अगर फिर कर भी एक लें। सेकंड मैं बता देती हूँ हाँ आपको. A thin non-conducting ring of radius r has a linear charge density lambda is equals to lambda naught cos theta, where theta is measured as shown. The total electric dipole moment of the charge distribution is. चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, लैम्डा इक्वल टू क्या बेटा, उसके आगे क्या पढ़ा है आपने? Sorry, आमना, sir, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट करके क्या पढ़ा है? Lambda naught cos theta. अच्छा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, और उसमें आपको बताना है डाइपोल मोमेंट। Yes, sir. ठीक है। एंड आप ये वाला जो बैच है अपना, ये वाला बैच इज इट जेई बैच और इट्स Neat batch, sir. नीट बैच? ओके चलिए, वैसे ये नीट ठीक है। अब देखिए, इसमें आपसे बोला गया कि भाई एक रिंग है हमारे पास, और उस रिंग में फिर से चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पर आपसे लैम्डा नॉट, ये जो हमारा वो चार्ज डेंसिटी है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जो हमारा पूछा जा रहा है दैट इज नथिंग बट, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई वो बताओ, डाइपोल मोमेंट बताओ, और चार्ज डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है। तो डाइपोल मोमेंट अगर हम बताएंगे तो कैसे बताएंगे सर, हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट? तो डाइपोल मोमेंट बताने के लिए फिर से यहाँ पर एलिमेंट एलिमेंट खेलना पड़ेगा। देखिए, ये आपकी रिंग है, ठीक है, ये आपकी रिंग है सर, और इस रिंग के लिए पहला तो पॉइंट आपसे ये बोला है कि भाई आपका जो चार्ज डेंसिटी है वो बदल रहा है, दैट चार्ज डेंसिटी इज वेरिंग। तो अगर वो चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है और कैसे वेरी कर रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट के हिसाब से वो वेरी कर रहा है, पहला पॉइंट। और ये बहुत लेंदी सा सवाल है वैसे है आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें ठीक ठाक इंटीग्रेशन का यूज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज वेरी कर रही है, फिर उसके बाद आपको चार्ज डेंसिटी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो चार्ज डेंसिटी भी वेरिएबल है। तो देखिए सर, ये मान लीजिए कि आपने रिंग ले लिया, और इस पॉइंट पे नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा नॉट मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा और cos फाई, Cos theta. लैम्डा नॉट cos थीटा, ठीक है। और आपसे कहता है लैम्डा नॉट इज कांस्टेंट एंड थीटा इज द, थीटा के बारे में क्या बोला है? थीटा क्या है यहाँ पर, व्हाट एंगल इट इज, अजीमुथल एंगल? नहीं सर, डायग्राम कुछ इस तरह से है कि मैं बना के दिखा दूं सर आपको. हाँ बना दे, अगर ये अजीमुथल वाला एंगल वाला को सवाल है तो ये आइरोडोप का सवाल है, और अगर वो नहीं है तो मुझे डायग्राम दिखा दीजिए। पूछा क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा है? सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट द सेंटर पूछा गया है। पूछा कहाँ पर गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? सर एक मिनट में क्वेश्चन फिर से देखती हूँ. सर उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, उसने बोला है द टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज. अच्छा, टोटल डाइपोल मोमेंट बोला गया ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लैम्डा जो वेरी कर रहा है वो लैम्डा वेरी कर रहा है लैम्डा नॉट, है ना, इस तरह से लैम्डा नॉट कॉस थीटा, और लैम्डा कॉस थीटा में थीटा जो यहाँ पर लिया है आपने वो इसके साथ थीटा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, चलो देख,
ये ऐसे रिंग होगा और लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा और डाइपोल मोमेंट। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा में आपको प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है? सर प्लस कॉस थीटा ही है। प्लस कॉस थीटा ही है ना, और आपको इसका डाइपोल मोमेंट पूछा गया है। यस सर। इसमें क्या दिक्कत पड़ रही है? ठीक है, ठीक। तो ये देखो, ये मान लीजिए कि आपका डायग्राम ऐसे गिवन है सर, और आपको थीटा ऐसे शो किया गया है, और ये वाला थीटा ऐसे है, ये रेडियस आर है, ये लैम्डा नॉट है, ऐसा कुछ बोला गया है। ऐसा ही कुछ डायग्राम होगा सर आपका। यस सर। ठीक है। तो अभी एक बात देखो, फिर से हम कोई स्मॉल एंगल ले लें, कहीं पर भी एक स्मॉल एंगल कंसीडर कर लें। तो अगर हम स्मॉल एंगल कंसीडर कर लें, मान लो थीटा पे जाके हमने एक स्मॉल एंगल कंसीडर कर लिया डी थीटा वाला, ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो डीएल है, डीएल विल बी इक्वल टू आर डी थीटा विदाउट एनी डाउट। तो डी क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहली बात। डी क्यू इज इक्वल टू वॉट? डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डीएल। तो डी क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो डी क्यू की वैल्यू को हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। यस यहाँ सर। तक सब कुछ सही है? यस ठीक सर। है। अब देखिए, अब हमें पूछा गया कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर मुझे पूछा गया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालने का एक तरीका तो ये है सर कि यहाँ पर अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर इतना ही चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, तभी तो ये डाइपोल फॉर्म होगा। यस सर। ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि कॉस की जो वैल्यू है वो आपकी 0 से 90 तक पॉजिटिव होगी, तो 90 के बाद क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो 0 से यस सर। 90, अगर मैं यहाँ पर एंगल 0 लेता हूँ तो 0 से 90 तक पॉजिटिव, तो फिर 0 के बाद नेगेटिव, फिर यहाँ से यहाँ आता हूँ तो 0 से ये पॉजिटिव, फिर यहाँ से 0 से के बाद नेगेटिव। यही तो मतलब होगा। अगर ये थीटा के साथ बदल रहा है तो एज द थीटा चेंजेस, मतलब कॉस थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो आपका जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, और वो पॉजिटिव कब तक रहेगा? जब तक कॉस 90 ना पहुंच जाए। ये मतलब बन सकता है, इसका और कोई दूसरा मतलब नहीं बन सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर ओके सर। कॉस की वैल्यू को आप चेंज करोगे, 90 से बढ़ाओगे, तो कॉस की वैल्यू 90 से जब आप फर्दर उसके बियॉन्ड इंक्रीज करेंगे, तो आप उसके बियॉन्ड अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? उसके बियॉन्ड अगर आप इंक्रीज करेंगे तो फिर आपका जो एंगल है वो एंगल चेंज होगा, तो आपकी जो वैल्यू है चार्ज की वो निगेटिव होना शुरू हो जाएगी। तो कॉस विल स्टार्ट बिकमिंग निगेटिव। ठीक है। तो इसीलिए आप अगर एक ऐसा एलिमेंट लेते हो, इसका मतलब है कि अगर इधर चार्ज पॉजिटिव है तो इधर चार्ज निगेटिव है, फिर इधर चार्ज पॉजिटिव है तो इधर चार्ज निगेटिव है। यही मतलब हो सकता है। ये तो बन सकती है बात। यस सर। ठीक है। तो आप देखिए, अगर एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, तो यहाँ पर अगर मैं एक फिर से डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा ले लूं तो इसमें भी चार्ज उतना ही होगा, और ये निगेटिव चार्ज है तो आपको डाइपोल मोमेंट पता होगा कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है। फिर उसी तरह से अगर मैं इधर ले लूं तो इधर आपका डाइपोल मोमेंट होगा। अगर इधर भी एक एलिमेंट ले लूं और इधर भी एक एलिमेंट ले लूं तो इधर आपका एक डाइपोल मोमेंट होगा, एंड दैट डाइपोल मोमेंट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। अब इन दोनों डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व करो, तो इन दोनों डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व करोगे तो आपका साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा आमना अब्बास। ऐड कौन सा यस कंपोनेंट सर। होगा? तो ऐड होगा आपका डीपी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। समझ आई बात? अब क्वेश्चन यस सर। अराइजेस कि डीपी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऐड होगा तो भाई वैल्यू क्या होगी? तो आप डाइपोल की वैल्यू लिखिए। डाइपोल होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। तो यस डाइपोल सर। मोमेंट अगर डीपी लिखें किसी इंडिविजुअल डाइपोल का, तो चार्ज विच इज डीक्यू दैट इज इक्वल टू लैम्डा कॉस थीटा आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन, तो यहां से यहां तक के बीच का सेपरेशन, और वो सेपरेशन कितना होगा? तो दैट वुड बी इक्वल टू 2r। 2 आवर। ठीक यस है। सर। तो ये कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर्ड लैम्डा नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा डी थीटा। ये तो हो गया हमारा डीपी। नेट डाइपोल मोमेंट क्या होएगा? तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है सर पी नेट, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ द कॉस कंपोनेंट ऑफ दिस, तो दिस विल बी रिटन एज 2r स्क्वायर लैम्डा नॉट बाहर इसका कॉस कंपोनेंट, तो कॉस कंपोनेंट मतलब कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे सर आप? आपको ये एंगल लेना होगा 0 से पाई तक, बिकॉज 0 से आप पाई तक अगर जाएंगे तो इधर का पॉजिटिव अगर कंसीडर हो रहा है तो साथ साथ इधर का निगेटिव भी कंसीडर हो जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइपोल। तो अगर इधर से इधर का आए तो यहाँ का निगेटिव डाइपोल, निगेटिव चार्ज मिलके एक डाइपोल्स बना रहा है, फिर इधर ही से इधर का पॉजिटिव लेके इधर का निगेटिव मिलकर डाइपोल बना रहा है। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दीजिए। अब कॉस स्क्वायर थीटा इंटीग्रेट कैसे होगा?
तो cos स्क्वायर थीटा इंटीग्रेट होगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आप आइडेंटिटी यूज करेंगे, कर पाएंगे आप? यस सर, कर लेंगे आप। ठीक है, फिर भी नहीं हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सर। बिल्कुल। डन सर, हो गया। ठीक है, चलिए साहब, अब आते हैं चैप्टर पे वापस, है ना। चैप्टर पे वापस आ जाएं। तो चैप्टर वापस क्या था हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलो मैं याद दिला दूं पहले, बाकी बच्चे आप चलो पार्टिसिपेट कर लो। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग, ठीक है, बकू, चलिए सर, लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्कशन किया था और मैंने आपसे बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप चार्ज को मूव कराओगे तो आपको जितना वर्क करना पड़ेगा इन मूविंग द चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज व्हिच इज बीइंग मूव्ड वाज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर देखो सर, अब इसका दूसरा पॉइंट हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने यूनिट क्या बताया था आपको? आपको याद होगा, यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लास्ट टाइम मैंने आपसे बोला था कि वी कैन ओनली डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, वी कैन कैलकुलेट डिफरेंस, बट वी कैन नॉट डिफाइन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपसे खुद ही कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसका क्या मतलब सर? जब हम डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो फिर आपने ये क्यों लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? ये क्यों लिख रहे हो सर? तो लेट अस अंडरस्टैंड, एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो सर, लास्ट टाइम हमने आपसे बोला था कि मान लो ये कोई सोर्स चार्ज है और इसके अराउंड ये मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो लास्ट टाइम अपन कर क्या रहे थे कि एक दूसरे चार्ज को हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करा रहे थे, आइदर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही करा रहे थे हम। ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर मान लीजिए कि सर ये वाला जो चार्ज है इट इज नॉट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, रादर ये चार्ज आपका कहीं और रखा हुआ है, मान लो इंफिनिटी पे रखा हुआ है, दिस चार्ज इज एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये चार्ज रखा हुआ है, और यहां से हम इस चार्ज को मूव करा रहे हैं टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस चार्ज को यहां से मूव करा के हम कहा ला रहे हैं? टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो अब अगर हम इंफिनिटी से उस पॉइंट तक आए, then also we will have to perform some work in moving this charge against the force of repulsion. Tell me yes or no. यस अभी भी सर। आपको वर्क करना पड़ेगा, either you move the charge from one point to another in the same electric field, or you move the charge from infinity to a point inside the electric field. In both of the cases you need to perform work. But एक बात याद रखिएगा बेटा कि whenever you are at infinity, अगर आप अपना रेफरेंस इंफिनिटी पे मान लेते हैं, मतलब आप ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली द चार्ज इज एट इंफिनिटी और आप इंफिनिटी से चार्ज को लेके आ रहे हो, तो आप हमेशा एक बात याद रखो कि एट इंफिनिटी द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर क्यों जीरो? तो आप ये कह सकते हो कि देखो, इंफिनिटी पर ये वैल्यू इसलिए जीरो है बिकॉज इंफिनिटी पर अगर आपने किसी चार्ज को रखा है तो इस चार्ज का कोई भी फोर्स इस चार्ज पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? बिकॉज आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू के क्यू, क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर इंफिनिटी कर दिया आपने तो दिस रिजल्ट विल बिकम इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए इंफिनिटी पे एज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, नाइदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जब फोर्स नहीं है तो किसके अगेंस्ट वर्क करोगे? यू डोंट नीड टू परफॉर्म एनी वर्क टू कीप द चार्ज एट इंफिनिटी। चार्ज को इंफिनिटी पे रखने के लिए आपको कोई वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू परफॉर्म एनी वर्क टू कीप द चार्ज एट इंफिनिटी। ठीक है, बट यस, अगर आपका कोई चार्ज वहां पर है जहां पर देयर इज ऑलरेडी सम पोटेंशियल और देयर इज सम फोर्स ऑफ रिपल्शन और देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और आप उस फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन के अगेंस्ट इफ यू वांट टू keep the charge at rest to at that point, then you will have to perform work.
आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया। तो इन्फिनिटी पे आपसे क्या फोर्स या फील्ड या पोटेंशियल एनर्जी आगे हम पढ़ेंगे, या पोटेंशियल, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज एट इन्फिनिटी विल बी जीरो। इसका मतलब इन्फिनिटी को आई कैन कंसीडर एज माई रेफरेंस, इन्फिनिटी को रेफरेंस माना जा सकता है। समझ आ रही बात, इन्फिनिटी को हम रेफरेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर सर हमने इन्फिनिटी को रेफरेंस मान लिया जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, एंड आई एम ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट बी है, तो वी ए इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में वी बी माइनस ऑफ वी ए कैन आई सिंपली राइट इक्वल टू वी बी। थिंक अबाउट इट कि भाई Yes, sir. इन्फिनिटी पे Yes, पोटेंशियल sir. जीरो है, तो अगर किसी क्वांटिटी में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो द क्वांटिटी विल रिमेन अनअफेक्टेड, तो क्वांटिटी वी बी ही रह जाएगी, और लेट वी बी इज इक्वल टू वी कह लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो डिफरेंस है ना, आप ये खुद देखो, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड पॉइंट, है ना। इसीलिए इस वाले केस को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब है कि अगर आउट ऑफ द टू पॉइंट्स इफ आई टेक वन पॉइंट एट इंफिनिटी, तो द डिफरेंस विल एग्जैक्टली बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड पॉइंट। फिर से सुनो, अगर हम दो पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को इंफिनिटी पे ले लें, तो ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगा, दूसरे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा, और उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्टिल द वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इट इज स्टिल द पोटेंशियल डिफरेंस। बस फर्क इतना है कि इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस में वन पॉइंट इज एट इंफिनिटी एट विच द पोटेंशियल कैन बी ट्रीटेड एज जीरो। क्लियर है। तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज वर्क डन, WD मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving it from infinity to a point in electric field. I hope I made my point clear. सर सबको मेरी बात शायद समझ आ गई कि what is electrostatic potential and what is potential difference. I hope everyone has understood this. Yes, sir. ठीक है, मैत्री, त्रिशा, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड येट। जवेरिया, Yes, sir. बात समझ आई, व्हाट इज द समझ- डिफरेंस हाँ बिटवीन जी। पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल सबको समझ आ गया, किसी का कोई मैसेज आया इसको नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। यस, इन्फिनिटी इज डिफाइंड, मैंने ये बोला कि इन्फिनिटी मतलब जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है, तो उसको इन्फिनिटी को ए कहने का मतलब ये है कि मेरा जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज एट इन्फिनिटी, सिंपल सा ये मतलब है कि माय इनिशियल पॉइंट इज एट इन्फिनिटी, ये मतलब है सर मेरा। सर अभी आपने एक बताया कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते थे और इसमें हमने डिफाइन कर दिया, तो इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है? डिफाइन किसको नहीं कर सकते थे? अच्छा, आप ये कहना चाह रही हो कि सर आपने बोला था कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन नॉट बी डिफाइंड, Yes, बट आप sir. व्हाटएवर जब भी हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, देखो बिल्कुल मैंने जो बात कही थी वो अभी भी यही वैलिड है। देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है, तो दिस इज डिफरेंस। अब अगर मुझे साथ साथ ये भी पता हो कि पोटेंशियल या तो ए का पता हो तो मैं बी का पता कर सकता हूँ, या बी का पता हो तो ए का पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो कि फॉर इंस्टेंस मान लो कि मुझे पता है एंड मुझे ये भी पता है सर, और मुझे ये भी पता है कि पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू 2 वोल्ट, तो क्या ये एग्जैक्टली जो VA होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू 10 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 वोल्ट, क्या मुझे ये VA की वैल्यू पता चल गई? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी भी दो क्वांटिटी का डिफरेंस अगर गिवन है और उसमें वन ऑफ द क्वांटिटी इज नोन टू मी, तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट क्वांटिटी या सेकंड क्वांटिटी, राइट। लेकिन अगर मुझे दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू पता नहीं है, तो जो मुझे पता चलेगा वो डिफरेंस निकल सकता है। देखो अल्टीमेटली मैं फाइंड क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ ना, सोचो आप इस बात को समझो।
अल्टीमेटली अभी भी मैं यही लिख रहा हूँ कि पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से लेके आए तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी और पोटेंशियल एट बी का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। इज इट करेक्ट? यस सर। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आउट ऑफ दीज टू पॉइंट्स, बिकॉज वन इज एट इंफिनिटी और इंफिनिटी में सब कुछ सारी वैल्यूज जीरो हैं, तो इसको मैं जीरो की तरह ट्रीट कर सकता हूं। और यस अगर मैं सर। इसको जीरो की तरह ट्रीट कर लूंगा तो डिफरेंस की वैल्यू एग्जैक्टली इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यस सर, हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसी टर्म को हमने पोटेंशियल कह दिया। ये बात मैं लास्ट क्लास में भी समझा चुका था, अगर मैं आप याद दिलाता हूं। मैंने आपसे बोला था कि अगर हम लोग इसको रेफरेंस मान लें, इसको रेफरेंस मान लें, तो यहाँ पर हम हाइट को जीरो मान लेंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी, और यहाँ पर अगर इस हाइट पे हम पहुंच गए तो यहाँ पर तो वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस विल की बी इक्वल टू वैल्यू होती है। एमजीएच। यस बात सर, समझ में आई? यस ठीक है, सर। तो हम ये कह देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है एग्जैक्टली इक्वल टू एमजीएच है, विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, राइट? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकंड पॉइंट, यही तो कह देते हैं। बट एक्चुअली में आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया या डिफरेंस फाइंड किया? आपने डिफरेंस ही डिफरेंस कैलकुलेट में। किया। यस सर। बट बिकॉज वन ऑफ द पॉइंट इज हैविंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली दूसरे पॉइंट के वैल्यू के बराबर आ। बट अगर ये जीरो नहीं होता तो फिर ये एग्जैक्ट दूसरे पॉइंट के वैल्यू के बराबर नहीं होता। समझे? यस सर। ठीक है, तो देखो सर, ये तो हो गया सर सीधा सीधा सा पॉइंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वर्क डन in moving the charge from one point to another in an electric field is called as potential difference। और पोटेंशियल का क्या मतलब है? तो पोटेंशियल का मतलब है the work done in moving the charge from infinity to a point in an electric field that is called as electrostatic potential। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन हम करते हैं, लिखिए, टॉपिक डालिए, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज। पोटेंशियल ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, मतलब अगर कोई चार्ज हमें गिवन है तो उस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करेंगे, या ड्यू टू दैट चार्ज हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। ये बात ऐसी है कि सर जैसे मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ ये चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे लिखा जाएगा? तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट वाज kq/r²। और ड्राइव कैसे किया था? तो हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वहां पर हमने इमेजिन किया था कि किसी चार्ज को रख दिया, उस चार्ज पे फोर्स निकाला और उसी चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ड्राइव ऐसे ही होगा, बट उसकी एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। मतलब हर बार हमें ये नहीं अब सोचना पड़ेगा कि वी विल प्लेस अ चार्ज एट दैट पॉइंट, फिर उस पर फोर्स फाइंड करेंगे, फिर उससे डिवाइड करेंगे और फिर ये रिजल्ट लाएंगे। अब ये डायरेक्टली हमारे पास रिजल्ट है, तो हम किसी भी चार्ज का फील्ड निकालना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकते हैं। बट यस, निकाला कैसे गया है ये रिजल्ट? तो निकालने का तरीका यही था कि आप जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो वहां पर दूसरे चार्ज को लाके रखो, उस पर फोर्स मेजर करो और फिर उसको चार्ज से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली बेटा, अगर हमने कोई चार्ज यहाँ पे रखा है, ठीक है, अब इमेजिन करो, पहले लॉजिक समझ लो। अगर इमेजिन करो आप कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे लाके रखते हो, तो आपको नहीं लगता ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा? बोलो हाँ की ना? बेटा रिपेल करेगा। यस सर। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बेटा कि इस चार्ज का, ये जो सोर्स चार्ज है, इसका यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल के अगेंस्ट आपको वर्क करना है। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल है वो निकालने के लिए क्या करेंगे? तो वो निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूं, वो निकालने के लिए इमेजिन कर सकता हूं कि अगर मैं इसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाऊंगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा। जितना वर्क करना पड़ा डिवाइडेड बाय दिस चार्ज will be simply called as the potential at this point। ठीक है, potential at A minus of potential at infinity will be written as equal to work done upon charge। तो ये जीरो हो गया, तो potential at A will be equal to work done divided by charge। अब ये work done हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हमें चार्ज से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चलेगा। अगर ये काम हमें हर बार करना पड़ा तो सर बड़ा मुश्किल काम है कि हर बार आपको वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप उससे फिर रिजल्ट निकालेंगे पोटेंशियल का। तो लोगों ने बोला कि यार ये बार बार अगर करना पड़ा तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा सर, हर बार ये वर्क निकालेंगे हम। और वर्क कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा? बिकॉज ये जो चार्ज फोर्स लगा रहा है इस चार्ज पे, दैट फोर्स इज गिवन एज k q q नॉट डिवाइडेड बाय r²। और ये फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो जब भी फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरी करता है तो उस केस में आप वर्क डन कैसे निकालते हो?
वर्क डन यू कैलकुलेट इट बाय द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। कुछ याद आ रहा है क्लास 11th का? Yes, sir. ठीक है, तो ये बड़ी मेहनत हो जाएगी ना, हर बार ये काम करते हैं। सोचो अगर हर बार ये फोर्स निकाल के 4 से डिवाइड करके तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लाते रहे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए एक फॉर्मूला बनाया गया। वैसे ही हम पोटेंशियल का भी एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि अगर मान लो कोई भी चार्ज है तो उससे किसी भी डिस्टेंस पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, उसका एक सीधा हम फॉर्मूला बना लें। और कभी भी अगर हमें पोटेंशियल चेक करना हो तो वी विल प्लग इन द वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। हमें बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इन्फिनिटी से चार्ज लेके आओ, वर्क कैलकुलेट करो, फिर उसको आप 4 से डिवाइड करो एंड देन यू विल गेट द पोटेंशियल। अब हर बार ये करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर हम एक रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द सोर्स चार्ज एंड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस। किसके लिए? पोटेंशियल के लिए। तो वही हम कर रहे हैं सर। देखिए मान लीजिए बेटा ये चार्ज है हमारा, और इस चार्ज से एट ए डिस्टेंस ऑफ r आई वांट टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? तो अब आपको लॉजिक पता है कि बेटा हमें जहां पर भी पोटेंशियल मेजर करना होता है उसको मेजर करने के लिए हमें वर्क चाहिए होगा। हम एक चार्ज इमेजिन करेंगे जिसको हम मूव कराने में कितना वर्क कर रहे हैं वो कैलकुलेट करें, एंड दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज इटसेल्फ विल गिव मी द पोटेंशियल। तो चलो करके देखते हैं। मान लो इमेजिन करो कि कोई एक चार्ज है Q0 और वो यहाँ पे रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ x। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रही है बात? यस सर। मेथड ठीक है। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये चार्ज Q0 इस डिस्टेंस x पे रखा हुआ है तो ऑब्वियसली इस चार्ज पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, दैट वुड बी इक्वल टू k Q0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर्ड। दिस वुड बी द फोर्स। और ये फोर्स कैसा होगा Yes, सर? sir. तो दिस फोर्स वुड बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकॉज बोथ द चार्ज आई हैव टेकन एज पॉजिटिव। अब आप इमेजिन करो कि इस चार्ज को मैं यहां से बाय अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx यहां से इधर मूव कराना चाहता हूं। तो ऑब्वियसली बात है कि अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर हम जा रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा इन मूविंग द चार्ज बाय वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx। एंड बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं if dx into cos of 180 डिग्री। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आई है? फोर्स ऑफ रिपल्शन इज टुवर्ड्स राइट एंड डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जब भी फोर्स Yes, और sir. डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट होता है तो वर्क डन के लिए हम क्या लिखेंगे? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। dx क्या चीज है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अच्छा ये याद रखो फोर्स वेरिएबल है x के साथ। तो अगर सर फोर्स वेरिएबल है x के साथ तो फिर आपने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपने फोर्स की वैल्यू सेम क्यों ली? मेरी बात समझो, फोर्स x के साथ बदल रहा है या कांस्टेंट रहेगा x के साथ? सर बदल रहा है। बदल रहा है। तो जब आप A से B पे जा रहे हो तो x सेम क्यों है? फिर आपने A से B तक के लिए फोर्स को सिर्फ F लिख दिया है। कोई बता सकता है? So वो उसी फोर्स को तो रिपेल करके जा रहा है ना? नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्वांटिटी इज वेरिंग सर एट क्योंकि एवरी डिस्टेंस पॉइंट। नेग्लिजिबल है। वेरी गुड, सीधी सी बात। बिकॉज आपने dx लिया है सर, dx लिया है तो dx इज वेरी 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 स्मॉल इन कंपैरिजन टू x। तो ये dx इतना छोटा है, d लग जाए इसका मतलब है इनफिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू। तो dx इतनी छोटी वैल्यू है कि ऑल्दो फोर्स x के साथ वेरी कर रहा है बट dx बीइंग अ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी मतलब टेंडिंग टू जीरो, ये इतना छोटा है कि इस चेंज ऑफ फोर्स को इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सर ये बात ऐसी है कि जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि फोर्स की वैल्यू एट ए, फोर्स की वैल्यू ए पे 1 न्यूटन, ठीक है। अब हम बी पॉइंट पे गए तो ऑब्वियसली एक्स चेंज हुआ तो फोर्स ऑटोमेटिकली चेंज होगा विदाउट एनी डाउट। मान लो ये फोर्स की वैल्यू हो गई 1.00000000000000000 बिकॉज ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटे से चेंज आएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ऑल्दो द फोर्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी हैज चेंज्ड, बट मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपने फोर्स लिया है, ये फोर्स ए और बी पे, कैन इट बी कंसीडर्ड टू बी सेम approximately at both the points A and B? Yes, sir. Of course it can, because अगर मुझसे कोई पूछ ले भाई इन दोनों का डिफरेंस बताओ तो this difference is this value, आपको नहीं लगता कि it is negligible difference जिसको हम कंसीडर नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? समझ आया? यस बात सर। समझ आ रही है? ठीक है, तो that is why we can consider the force to be same at both the points A and B। चलिए सर
आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सर हमारा वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब इमेजिन करो कि किसी भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन इतना है, तो क्या अगर मैं इस चार्ज को इंफिनिटी से लेके आता इंस्टेड ऑफ एक्स, अगर ये चार्ज इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी पे होता और वहां से ऐसे मैं इसको लेके आता, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे बहुत बहुत छोटी 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 वर्क करने पड़ते आपको, और उन टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए आप इसको क्या कर देंगे, तो आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहां से कहां तक आप इमेजिन कर रहे हो, कहां से लेके आ रहे हो, सर इंफिनिटी से इन्फिनिटी से। कहां तक ला रहे हो, टू अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम दिस चार्ज। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इट विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। अब किसी बच्चे के मन में यह आ सकता है कि सर वर्क डन दिखाने के लिए तो आपने एक्स दूरी पे चार्ज माना, फिर इंफिनिटी क्यों पहुंचा लिया। तो मैंने आपको एक बात समझाया है, फिर से मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। आप पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो या पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लीजिए कि मैं इसको x से लेके r तक इंटीग्रेट करता, तो x पे पोटेंशियल माइनस ऑफ r पे पोटेंशियल ये करता। अब x पे पोटेंशियल क्या है वो तो मुझे पता ही नहीं है, तो अगर मुझे x पे पोटेंशियल पता नहीं है तो मुझे जो फॉर्मूला मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस का मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बल्कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। क्या मेरी बात नहीं समझ में आई, नहीं आया यार, नहीं बोल रहे हो दिव्यांशी, वो तो एज यूजुअल नहीं बोलती है, इंसिया, मायत्री, टिशा, आप लोगों को मेरी बात नहीं समझ सर में। आ गया। अगर आप सोचो कि इमेजिन करो कि आप x से अगर r तक इंटीग्रेट करते, तो आपको जो पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है वो एक्चुअली में उस पॉइंट की पोटेंशियल नहीं मिलता, आपको x और r के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता चलती है। बट मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन ये है कि आई वांट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, नॉट द डिफरेंस बट एग्जैक्टली द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो आपको मैंने क्या बताया था कि कभी भी किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो वन ऑफ द पॉइंट कहां पे आप कंसीडर करेंगे, इंफिनिटी पर। क्यों करेंगे, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। देखो समझो, अगर मैं इसको इंफिनिटी और यहां के बीच में इंटीग्रेट करूं इंफिनिटी से आर, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया ना सीधा सीधा। तो क्या मिला, सिंपली पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मिलेगा या नहीं, यस सर। आया या बाउंस। यस सर आया। यस सर आ गया। पक्की बात है, ये लॉजिक मैं समझा रहा हूँ इस क्यों ऐसा किया, बिकॉज आपके बुक्स में ये लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए समझ लें। तो खैर चलिए, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू क्यू नॉट dx अपॉन एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करोगे। जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता उनके लिए मैं अलग से बता देता हूँ, ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप इस x को न्यूमरेटर में लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस टू dx। ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस टू dx, और इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखे तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स, नीचे ले आओगे तो प्लस हो जाएगा पावर। तो दिस इज बेसिकली द इंटीग्रेशन। अगर आप याद रख सकें तो डायरेक्ट रट लें कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्म का जब भी हो तो उसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स होता है। सीधी सी बात है, ये आपके इंटीग्रेशन को अगर याद रख सकें तो आपको इतने स्टेप्स करने नहीं पड़ेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स होगा और लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी से आर। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन विल मल्टीप्लाई टू बिकम पॉजिटिव, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया के क्यू क्यू नॉट। ये आप देखिए कि ये वन अपॉन आर हो जाएगा माइनस ऑफ वन अपॉन इंफिनिटी, वन अपॉन आर माइनस ऑफ वन अपॉन इंफिनिटी। वन अपॉन इंफिनिटी करो, किसी भी नंबर को अगर आप इंफिनिटी से डिवाइड कर दो तो दैट बिकम जीरो। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, वर्क डन की वैल्यू आ गई के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर। Is it clear to everyone? Is everyone convinced with this, whatever I have done here? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। Yes, इसको sir. नोट करिए। तो फाइनली आई राइट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ तक नोट करिए। Yes, sir. चलो, अगर नोट कर लिया तो लेट अस प्रोसीड नाउ। अब हमें क्या चाहिए था एक्चुअली में, वी वांटेड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, वी डोंट वांट द वैल्यू ऑफ वर्क डन।
हमें पोटेंशियल चाहिए, बट पोटेंशियल निकालने के लिए वी हैड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब उस वर्क डन को हम उस चार्ज से डिवाइड करेंगे जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट चार्ज इज क्यू नॉट। तो पोटेंशियल जो आएगा आपका, that would be equal to work done divided by q naught. That means it would be equal to k q naught divided by r upon q naught. q naught and q naught cancels out. तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई? पोटेंशियल की वैल्यू हो गई k q divided by r. This is the formula of the potential. और याद रहे potential is a scalar quantity. तो this is the formula of the potential. मतलब अगर कोई भी चार्ज आपको गिवन है, मान लीजिए ये चार्ज गिवन है 2 कूलम का, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ मान लीजिए कि at a distance of 40 centimeter you want to find out the value of potential, तो अब आपको फिर से ये पूरा ड्राइव नहीं करना है, अब डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इसमें ये बाय डिफॉल्ट ये रेफरेंस पॉइंट कहां पे रहेगा? इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो आप पोटेंशियल क्या लिखेंगे? तो सीधा सीधा पोटेंशियल लिखेंगे k which is 9 into 10 to the power 9 multiplied by charge 2 coulomb divided by radius distance is 40 into 10 to the power minus 2, and yes, potential is a scalar quantity. अच्छा सर, अगर ये चार्ज निगेटिव हो जाए तो मान लो कि अगर यही चार्ज -2 कूलम होता तो पोटेंशियल निगेटिव हो जाता। 9 into 10 to the power 9 ये minus of 2 divided by 40 into 10 to the power minus 2. This means that potential is positive for the positive charge and potential is negative for the negative charge. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, और चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे। इसीलिए आपने सुना है कि पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसीलिए आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा सेल में 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और आपको ये भी बताया गया होगा कि पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और नेगेटिव वाला मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव है और इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। समझ में आई बात? एक को एनोड एक को कैथोड कहते हैं। याद आ रहा है? पढ़ा था 10th में? यस सर। चलो, अगर नहीं भी पढ़ा है तो एक बात याद रखिए कि पोटेंशियल, सॉरी, अगर नहीं भी पढ़ा है तो यह याद रखिए, पोटेंशियल फॉर द पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज इट इज नेगेटिव। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सर अगर आप देखें पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने जिस तरह से बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज, मतलब किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज। उसी तरह से पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? तो पोटेंशियल भी बेटा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? तो इट आल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज। ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए या पोटेंशियल को मेजर करने के लिए आपको एक टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ी, बट उस टेस्ट चार्ज से आपने सिर्फ मेजरमेंट किया है। द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, वो सिंपली सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अगर मैं इससे रिलेट करूं तो आप मुझे एक बात समझाइए, मैं आपको खुद ही एग्जांपल ले लेके चीजों को समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला मोरलेस आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, विदाउट एनी डाउट ये आपको समझ में आ रही है बात। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर है, ये पॉइंट आपको क्लियर है, ये पॉइंट की क्लैरिटी आपको आ रही है। अब मेरा सवाल ये है सर, मुझे एक बात बताइए, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कौन ज्यादा आएगा फॉर द सेम गिवन चार्ज? अगर आपको मेरी बात पूरी नहीं समझ, पोटेंशियल ज्यादा आएगा। मैं फिर से बना के बता देता हूं कि अगर मान लो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 मीटर, मान लो चार्ज इज क्यू, ठीक है, 2 केस मैं ले रहा हूं और फिर से चार्ज वही डिस्टेंस, एक पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालूंगा और उसी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, उसी चार्ज उसी सब सिस्टम वही, उसी पॉइंट पे मैं पोटेंशियल भी कैलकुलेट करूंगा एंड एट द सेम पॉइंट आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। तो अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे सर तो KQ/2, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो KQ/2 का स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखेंगे KQ/4। अगर मैं आपको और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई? पोटेंशियल की वैल्यू हो गई 0.5 KQ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई? 0.25 KQ। ये तो हुआ, मतलब फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आर अगर आप चेक करें तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आ रही है।
यार सब नहीं बोल रहे हैं तो अफसोस हो जाता है फिर मेरे। Yes, sir. किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है? तो अनडाउटेडली Potential. पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं इस पॉइंट से चलूं, लेट मी टेल यू, इफ आई स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू सम न्यू पॉइंट, इसमें भी वही काम किया, मान लो कि 2 मीटर और मैं चला गया, तो ये जो मैं इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाऊंगा तो पोटेंशियल भी चेंज करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज करेगी। अगर मैं इस पॉइंट से एक नए पॉइंट पे जाऊं तो ऑब्वियसली योर पोटेंशियल विल चेंज एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो चेंज। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि किसका चेंज ज्यादा होगा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आर? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चेंज होगी या पोटेंशियल ज्यादा चेंज होगा? विच ऑफ द टू विल चेंज मोर फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आर? कौन ज्यादा चेंज करेगा बेटा? कंफ्यूज हो गए? So electric आपकी आवाज field. में ऑब्वियसली बेटा जिसकी वैल्यू, देखो फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आर अगर आप चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो चेंज होगा वो उसका चेंज और पोटेंशियल का चेंज अगर आप कंपेयर करेंगे तो किसका चेंज ज्यादा होगा? तो पोटेंशियल का चेंज ज्यादा होगा हम ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होगा। समझे नहीं आप? ये से समझ गए सर, डिफरेंस लगा मुझे बोला सबसे ज्यादा डिफरेंस लगाने की बात कर रहा हूँ, चेंज मतलब डिफरेंस। तो किसका डिफरेंस ज्यादा बनेगा? मतलब कौन ज्यादा रैपिडली चेंज होगा? सर इलेक्ट्रिक। नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बात करते। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ फॉरगेट अबाउट द चेंज। मुझे एक बात बताओ, सेम वैल्यू ऑफ आर पे किसकी वैल्यू ज्यादा थी, पोटेंशियल की या इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो पोटेंशियल की। Potential के sir. पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा थी। तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो पोटेंशियल की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पोटेंशियल की वैल्यू में ज्यादा वेरिएशन आएगा, और उसके कंपैरिजन में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखें तो वो कम आएगा। क्योंकि अगर चेंज की भी हम बात करें तो पोटेंशियल का चेंज विल अगेन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बिकॉज डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है ना, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है तो न्यूमरेटर छोटा होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आर है तो इसके कंपैरिजन में ये न्यूमरेटर बड़ा होगा। मतलब फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आर वी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. यस फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आर किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? पोटेंशियल की ज्यादा होगी, और उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उससे कम होगी। क्लियर है? तो अगर मैं इन दोनों के ग्राफ पे बात करूं तो मेरी बात समझना, दोनों का ग्राफ समझना सुनना। V is equal to KQ by R. V is inversely proportional to R. E is equal to KQ by R square. E is inversely proportional to R square. दोनों का ग्राफ अगर आप देखें तो दोनों का ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका भी ग्राफ ऐसा ही, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ देखें तो इसका भी ग्राफ ऐसा है। समझिए, दोनों का ग्राफ एक जैसा दिखता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखता है। बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसमें ज्यादा स्लोप होगा या कौन ज्यादा शार्प चेंज शो कर रहा होगा, तो हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ इज स्टीप देन दैट ऑफ ई वर्सेस आर ग्राफ। मेरी बात समझ में आई आपको? पोटेंशियल वर्सेस आर का जो ग्राफ है वो ज्यादा स्टीप होगा, किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के ग्राफ। स्टीप का मतलब समझ में आया? किसका बेंडिंग ज्यादा होगी, किस ग्राफ की बेंडिंग ज्यादा होगी, किस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा पोटेंशियल का स्लोप ज्यादा होगा देन दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो ज्यादा चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हो, खुद ही समझ रहे हो। सर आ गया सर आया सर सब समझ। बोलेंगे सर सबको समझ में आना चाहिए सर, इट इज नेसेसरी फॉर ऑल। देखो ये बात ऐसी है जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो थर्मोडायनेमिक्स में, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, Yes, yes. है ना? तो दोनों का ग्राफ एक जैसा दिखता है, बट उसमें आपसे बोला गया होगा स्टीपनेस किसकी ज्यादा होगी, किस केस में कौन ज्यादा स्टीप होगा, ये आपको बताया गया होगा, है ना? तो अगर दोनों को एक पे ड्रॉ किया जाए तो आपको ये समझ आ जाता है कि कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है। ऐसा आपको कई बार सवाल बताया भी जाता है, ठीक है? तो उसी तरह से मैं यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोटेंशियल दोनों के ग्राफ को कंपेयर किया जाए तो वैसे तो दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होंगे, मतलब दोनों का शेप एक जैसा ही होगा,
बट अगर स्टीपनेस की बात की जाए, मतलब किसका स्लोप ज्यादा होगा, तो हमेशा याद रखिएगा पोटेंशियल विल हैव मोर स्लोप देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? सबने नोट कर लिया इस बात को? आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, और उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर, नेक्स्ट पॉइंट एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट बहुत आसान सी बात है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज इज सिंपली इक्वल टू kq डिवाइडेड बाय r, where k is electrostatic constant and r is the distance from the charge and q is the charge itself। बस इतना याद रखना है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस साइन यूज करना है, चार्ज इज नेगेटिव तो आपको माइनस साइन यूज करना है। अब देखिए सर, लास्ट पॉइंट मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट, लिखने का मन करे तो लिखना, नहीं मन करे मत लिखना, क्योंकि आप ये बार बार 2 बार तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो इस पूरे यूनिट में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहाँ पे पढ़ा था? तो आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था सर इलेक्ट्रिक फील्ड में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा फोर्स में। द सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज हियर आल्सो, ओनली द डिफरेंस इज कि इससे पहले जो सुपरपोजिशन आपने पढ़ा वहां पर आपने बोला कि नेट वैल्यू वुड बी द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज, बिकॉज फोर्स वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप जब नेट निकालते हो तो यू टेक द वेक्टर सम ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल वैल्यूज। यहां पर क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल की बात हम कर रहे हैं, पोटेंशियल का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अगर हम पोटेंशियल के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो सर फिर से वही कहानी है, बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट। सर आप कह लो ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3, तो सर कोई पॉइंट अगर मैं कंसीडर कर लूं, ये एक पॉइंट है सर, तो हाउ मेनी पोटेंशियल वुड बी देयर एट दिस पॉइंट? इस गिवन पॉइंट पे कितने पोटेंशियल होंगे? Sir, 3. 3, sir. ऑब्वियसली जितने चार्ज है, एज मेनी चार्जेस यू आर हैविंग, द सेम नंबर ऑफ पोटेंशियल यू विल बी हैविंग एट दैट पॉइंट। तो अब आपका यहाँ पर 3 पोटेंशियल है, बिकॉज ऑफ दिस Q1, because of this Q2 and because of this Q3, we are having 3 potential। तो सर अगर आपसे कोई पूछ ले what is the net potential at this point, तो net potential would be nothing but the algebraic sum of all the potential। ये तो और आसान हो गया सर, क्योंकि यहाँ पर हमें कौन सा सम लेना होता है? तो हमें algebraic sum लेना होता है, algebraic sum। algebraic sum क्यों सर? because potential is a scalar quantity। क्लियर हो गई बात? दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, तो आप सिंपली क्या कहेंगे? आप सिंपली क्या कहेंगे कि V net at a point, V net at a point is equal to algebraic sum of individual potential due to individual charges। खत्म? कोई दिक्कत वाली बात हो तो पूछिए। This is the formula for the electrostatic potential। प्लीज देखिए सर। Sit done, sir। Can we start solving few question based on this? Sir, इससे पिछली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। ये लिख लिया आपने? Yes, sir. पिछली स्लाइड यू मीन टू सर ग्राफ वाला? Yes, sir. अच्छा, ये सबने लिख लिया तो इनका लास्ट स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा है मुझे लास्ट स्लाइड तक जाने में, तो प्लीज हैव पेशेंस। ये वाला सर? Yes, sir. Done, sir. वेरी गुड। चलिए सर, तो हमें पता चल गया पोटेंशियल, बेसिकली पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R। पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज विल बी पॉजिटिव, पोटेंशियल फॉर नेगेटिव चार्ज विल बी नेगेटिव। एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि आपका किसी भी गिवन पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो सारे चार्जेस के
पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम होगा। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द पोटेंशियल। चलिए सर बेसिक बेसिक सवाल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम तक जाएंगे। तो सर सबसे पहला सवाल पूछते हुए शर्म आ गई सर, आप जल्दी से आंसर बता दीजिए। ये बिल्कुल आसान सा सवाल, बच्चों वाला सवाल, पूछते हुए शर्म आ गई सर, पूछते हुए शर्म आ गई सर। तो पूछ क्यों रहे हो सर? बस ऐसे ही पूछ लेता हूँ ताकि देखूं आपको कितनी बात समझ में आती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सर ये कोई स्क्वायर है एंड वी हैव फ्यू चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ दिस स्क्वायर। मान लो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है सर, 2q का चार्ज है, एक चार्ज है माइनस ऑफ 4q, दिस इज देयर अ चार्ज ऑफ 3q एंड देयर वी हैव अ चार्ज ऑफ माइनस ऑफ 5q। वी हैव दीज चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन स्क्वायर, सॉरी ऑफ अ स्क्वायर। तो आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द नेट पोटेंशियल ऑफ दिस अरेंजमेंट, इसका नेट पोटेंशियल बताना है। ठीक है, नेट पोटेंशियल ऑफ दिस अरेंजमेंट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पे फाइंड वी नेट एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हरी अब हो गया बच्चों? Yes, बच्चों sir. इज इट डन? सबसे मुझे आंसर चाहिए, आई वांट द आंसर फ्रॉम ईच ऑफ यू, प्लीज सेंड मी द आंसर इन चैट। सर आंसर भेजें, सारे बच्चे भेजेंगे सर प्लीज। यू कैन सेंड इट टू आइदर लर्निव्यू, बट भेजोगे किस पे ये आपका क्वेश्चन होगा। 2 बार लर्निव्यू जिस पे लिखा हुआ है उस पे आप भेजें, लर्निव्यू लर्निव्यू 2 बार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको किसी पे? ठीक है, दिख गया बच्चों को। आई हैव गॉट आंसर फ्रॉम आमना अब्बास। देखो आंसर सही है या गलत है दैट विल सी लेटर ऑन, बट आई हैव गॉट द आंसर फ्रॉम आमना अब्बास एंड आई हैव गॉट द आंसर फ्रॉम इंसिया। व्हाट अबाउट अदर्स? Rest of you please hurry up. Tisha also send me the answer. Okay Tisha, I've got 3 answers. I'm still waiting for the other answers from others. हरी अब ज्यादा टाइम नहीं लगाओ, बहुत आसान सा सवाल है। मैत्री ने भी आंसर भेज दिया। ठीक है मैत्री, और बच्चे प्लीज
और बच्चे आंसर भेजें। मायत्री के बाद आंसर नहीं आ रहा। जवेरिया नदीम, आर्यन वेद, अनुष्का एंड दिव्यांशी, प्लीज आप लोग अपने अपने आंसर्स भेजिए। प्लीज अपने अपने आंसर्स भेजिए। अनुष्का का आंसर आ गया। आर्यन, आपने आंसर क्यों नहीं भेजा? आर्यन, आर्यन, Aryan, what is the issue with you? Why you didn't send me the answer yet? And Devyanshi, as usual यार तुम ठीक है, तुम आप रिस्पॉन्स नहीं करती, बट आंसर तो कम से कम चैट में सेंड कीजिए। चलिए देखिए, पोटेंशियल की वैल्यू अगर हम लिखें यहाँ पर, नेट पोटेंशियल, वी हैव टू फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल। तो अगर मुझे नेट पोटेंशियल यहाँ पर भेजना है तो हाउ डू वी राइट द नेट पोटेंशियल? तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 4 चार्जेस हैं तो चारों चार्ज का पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल अगर आपको चाहिए तो चारों चार्ज का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, दैट इज नथिंग बट a/√2, हाफ ऑफ द डायगोनल होगा ये। और हाफ ऑफ द डायगोनल अगर आप लेंगे तो हाफ ऑफ द डायगोनल विल बी इक्वल टू a/√2, बिकॉज डायगोनल की टोटल लेंथ √2a होती है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला आप लिखेंगे k इंटू माइनस ऑफ 4q बिकॉज द चार्ज इज नेगेटिव डिवाइडेड बाई a/√2। उसके बाद k इंटू 3q डिवाइडेड बाई फिर से a/√2, फिर से उसके बाद k प्लस ऑफ k इंटू माइनस ऑफ 5q डिवाइडेड बाई a/√2। बस यही तो करना है। उसके बाद प्लस ऑफ k इंटू 2q डिवाइडेड बाई a/√2। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व करिएगा अगर, तो व्हाट विल यू सॉल्व, व्हाट विल यू गेट फ्रॉम दिस? तो a/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, बिकॉज a/√2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा। तो इसका रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन आई विल डू इट हियर। तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू अगर आप लिखें तो √2/a, k बाहर निकाल सकते हो, q सब में बाहर निकाल सकते हो। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा -4, यहाँ मिलेगा +3, माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 2, ये मिलेगा सर यहाँ से। तो 3 2 5, तो ये और ये 5 कैंसिल, ये -4। तो नेट पोटेंशियल मेरे हिसाब से तो आ रहा है -4kq √2 डिवाइड बाई a। ये आप में से किन लोगों का ये आंसर आया है? आप में से ये किन लोगों का आंसर आया ही है? मायत्री, ओ सर सॉरी, अच्छा मायत्री का ये आंसर नहीं आया। जवेरिया, पता नहीं तुम माइक अनम्यूट करती हो लेकिन आपकी जो आवाज है वो आती नहीं है मुझ तक। सर मेरा आया यही। टीशा का ये आंसर आया, वेरी गुड टीशा। आमना, आपका आंसर आया ये? नो सर, आमना, मुझे थोड़ी सी गलती हो गई थी सर। अच्छा चलिए कोई नहीं। सर हाफ हुआ था मेरा। सर इतनी देर में हाफ क्यों हुआ था जवेरिया? ये तो आसान सी चीज है, इसमें तो वेक्टर सम भी नहीं है। हाँ भाई आर्यन, माइक अनम्यूट कीजिए। आर्यन, आर्यन, आर्यन वेद, काइंडली अनम्यूट योर माइक आर्यन। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जिनका हाफ हुआ, जिनसे गलती हुई, उन्होंने नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक और वो कर देते हैं, एक बार और आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि आप मुझे कमजोर लगे पहले वाले क्वेश्चन में। पहला वाला इतना आसान था, फिर भी आप लोगों को एक तो टाइम लग गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर। सर इस बार हम क्यूब
कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस से वी टेक अ क्यूब. वी आर टेकिंग अ क्यूब हियर, और इस क्यूब के वर्टिसेस पे हम चार्ज रखेंगे. देखें आप कर सकते हो या नहीं, और बिल्कुल कर सकते हो वैसे तो, क्योंकि अच्छी बात यह है ना इस पूरे इसमें कि यू डोंट नीड टू अप्लाई द वेक्टर कॉन्सेप्ट बिकॉज द क्वांटिटी इज इटसेल्फ स्केलर. तो आपको वेक्टर का तो कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है. तो वेक्टर अगर लगाना हो तो थोड़ा सा चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन या उसके सिंप्लीफिकेशन में टाइम लगता है, बट यहाँ पर कोई वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. सर मान लीजिए ये चार्ज है यहाँ पर, ये वी हैव चार्जेस एट vertices of a cube except one vertex. ये इसको मैं ओरिजिन कह लेता हूँ. ठीक है, ये x कंफ्यूज नहीं होना, एक्स वाई दिखा दूं तो एक बस ऐसे ही दिखा रहा हूं मैं. अब ऐसा मैं एक्स वाई लगा दिया, आप क्या करें सर, क्या करें सर, ऐसा कुछ नहीं है. एक्स वाई लगा दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये क्यूब के मैंने कोऑर्डिनेट्स आपको रिप्रेजेंट किया. अब सर चलिए सर फिर से वही मान लीजिए 2q 4q माइनस ऑफ 3q 2q माइनस ऑफ 5q. ठीक है, और पर ये जमा ये ऊपर कितना 3q. ठीक है, माइनस ऑफ 4q. ऐसा कुछ कुछ मान लिया. यहाँ पर आपको नेट पोटेंशियल बताना है इस ओरिजिन पे. आप सॉल्व करना पसंद करेंगे या मैं सॉल्व करके बताऊं? सर कर लेंगे. विल यू? कर लेंगे. तो प्लीज हरी अप एंड एवरीवन शुड सेंड मी द सर आंसर. व्हाट इज सर जो उनकी साइड लेंथ साइड्स है इज वो ए. ए है. साइड, ए हाँ ओके. साइड लेंथ इज ए. Cube has a side length of a. All the sides of a cube will be equal, of course, and the side length is a. Please, I expect the answer from each of you. तो इसलिए प्लीज गलत हो सही हो दैट इज नॉट एन इशू. मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ट्राई किया या नहीं किया. इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल नहीं है कि आप कामयाब हुए या नहीं हुए. ट्राई अगर कायदे से करोगे तो कामयाबी भी मिल जाएगी. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ इज whether you are trying to solve the question or not. हो गया. तो एक आंसर आया मेरे पास मैत्री का. मैत्री ने आंसर भेजा है. और बच्चे प्लीज आप लोग भी देखें. इसमें थोड़ी थोड़ी जल्दी करना जरा. सर आपने कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा. मैंने कहा कि आई हैव गॉट द आंसर फ्रॉम मैत्री. ओके सर. Others, please be quick.
चलिए मैं भी करता हूँ अब, बिकॉज आपका जो टाइम है वो खत्म हो रहा है। तो मैं ये वाला करता हूँ। देखिए सर, आप लोग यहाँ तक पहुंच पाए या नहीं, इसको समझिए। अगर आप यहाँ पर बहुत ध्यान दे रहे हो, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, तो आपको ये बात दिखाई देगी कि ये -4Q, ये वाला 2Q और ये वाला -3Q। इफ यू लुक एट दीज थ्री चार्जेस, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल दीज थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड अलोंग द एज ऑफ द क्यूब। या नहीं आई बात समझ? भाई ये वाला Yes, sir. चार्ज जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे ये वाला चार्ज भी है, और उतनी डिस्टेंस पे ये वाला चार्ज भी है। इसका मतलब है ऑल दीज थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द एज ऑफ द क्यूब। तो इसके लिए अगर मैं पहले पोटेंशियल लिखूं, तो पोटेंशियल की वैल्यू वी नेट वुड बी रिटन एज इक्वल टू के इंटू 2Q। इन सबके लिए ए आएगा। तो देखिए, ये आप लिख सकते हैं के 2Q डिवाइडेड बाई ए, डिस्टेंस इज ए ऑफ कोर्स। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे आप प्लस ऑफ के इंटू माइनस ऑफ 3Q डिवाइडेड बाई ए। और उसके बाद लास्ट वाला क्या है, दैट इज प्लस ऑफ के इंटू माइनस ऑफ 4Q डिवाइडेड बाई ए। ये आ गया। दीज पोटेंशियल्स यू हैव गॉट फॉर दीज थ्री चार्जेस। अब मैं फिर से कुछ सर्कल कर रहा हूं। देखो इस वाले चार्ज को देखो, ये वाला जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला 4Q, ये वाला 2Q, ठीक है, ये वाला 2Q और ये वाला 3Q। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो ऑल ऑफ दीज आर एट द फेस डायगोनल ऑफ दिस क्यूब। ये पीछे वाला जो होगा वो भी फेस डायगोनल। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। भाई सबको समझ में आया कि दीज थ्री चार्जेस आर एट द फेस डायगोनल। आपको याद होगा क्यूब में फेस डायगोनल भी होता है। तो दीज आर एट द फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल का जो लेंथ होता है दैट इज √2a। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय 3Q डिवाइडेड बाय √2a प्लस ऑफ उसके बाद कौन है, प्लस ऑफ के इंटू 4Q डिवाइड बाय √3a। उसके बाद और कौन है, ये 2Q वाला। तो ये प्लस ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय 2Q डिवाइड बाय √3a। ठीक है, एक बच गया। कौन है वो? तो वो सर ये है, ये Sir, वाला चार्ज। यस। sir, आपने कैन उन सबके एनीबॉडी नीचे √3a लिख दिया। अरे √2a, सॉरी। कोई मुझे बता सकता है कि वो जो लास्ट वाला चार्ज है वो वाला चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? √3a पे सर। बॉडी ऑफ कोर्स डायगोनल। √2a। इट इज एट बॉडी डायगोनल। ये जो बाहर वाला कोना है जो z एक्सिस की तरफ, वो बॉडी डायगोनल। सुना होगा आप लोगों ने नाम बॉडी डायगोनल। तो एक और टर्म ऐड होगा यहाँ पर, दैट वुड बी इक्वल टू प्लस ऑफ के इंटू माइनस ऑफ Q 5Q डिवाइडेड बाय √3a, बिकॉज दिस इज बॉडी डायगोनल। अब सबको ये समझ में आ रहा होगा शायद। अब इसको आप सॉल्व करिए। इसको आप सॉल्व करिएगा तो मैं सॉल्यूशन पार्ट ऊपर लिख देता हूँ। नेट पोटेंशियल यहाँ लिखेंगे आप, तो 4 और 3 7 में से ये चला गया, तो माइनस ऑफ 5KQ डिवाइडेड बाई ए। उसके बाद सर √2a वाले टर्म्स को देखिए। √2a वाले टर्म्स में तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो 3 4 7 2 9, तो प्लस ऑफ 9KQ डिवाइडेड बाई √2a। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद एक लास्ट वाला, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 5KQ डिवाइडेड बाई √3a। अनडाउटेडली इसमें आप बहुत ज्यादा आप ये कर सकते हो, तो ये कर सकते हो कि सर KQA आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा सर -5 प्लस ऑफ 9 बाई √2 माइनस ऑफ 5 बाई √3। ये बहुत ज्यादा से ज्यादा है। अब इसको क्या सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ तक आपका आंसर। यू कैन लीव योर आंसर टिल हियर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. एवरीवन शुड स्पीक प्लीज। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। आर्यन, व्हाई डिडंट यू सेंड मी योर आंसर येट? लास्ट वाले क्वेश्चन में भी नहीं भेजा और अभी भी नहीं भेजा, और फाइनली अभी असर कर रहे हो। ठीक है सर, तो इसको नोट कर लीजिए। तो रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और वो नेक्स्ट क्लास कब है, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। तो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं सर। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू, बाय, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू सर। वेलकम।